विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 12 के इकाई एकक एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर पर। इस वीडियो की नई श्रृंखला में आपके साथ मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से। जैसा कि हम विगत 3 या 4 वीडियोस में हम देख चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने देखा कि अल्कोहल और फिनॉल के विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे ईथर पर कि ईथर क्या होते हैं और वह किस प्रकार बनाए जा सकते हैं और उन्हें विभिन्न घटकों में कैसे बांटा जा सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं। ईथर वास्तव में ईथर जल के डायएल्किल व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रथम वीडियो में चर्चा की थी अल्कोहल और ईथर और फिनॉल के साथ परिचय पर, तो ईथर वास्तव में जल के डायएल्किल व्युत्पन्न कहलाते हैं। यहां पर लाल बिंदु ऑक्सीजन परमाणु को, 2 काले बिंदु कार्बन परमाणु को, जबकि 3 सफेद बिंदु एक कार्बन से जुड़े और दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को व्यक्त करते हैं। अतः एल्किल के हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जल के अणु से ईथर को प्राप्त किया जा सकता है। इस यूनिट में, इस अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ईथर का वर्गीकरण कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है, वैसे कि हम पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। हम विचार करेंगे बनाने की विधियों पर, ईथर के भौतिक गुणों एवं रासायनिक गुणों पर और हमारे दैनिक जीवन में ईथर का क्या उपयोग है। तो हम यहाँ पर उपस्थित हैं ईथर को विस्तार से समझने के लिए, चूंकि यहाँ मैंने आपको बताया है कि यह अध्याय कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम की दृष्टि से 4 अंक के लिए है। तो यह 4 अंक का अध्याय रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में, रासायनिक अभिक्रिया के टिप्पणी के रूप में, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में, समीकरणों को लिखवाने के रूप में, प्रयोगशाला विधि के रूप में, या उनके भौतिक गुणों के आधार पर उनका प्रभाव देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईथर वास्तव में जल के डायएल्किल व्युत्पन्न कहलाते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल मूलक संलग्न रहते हैं और ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है। यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। यह ईथर को वर्गीकृत करके देखें तो साधारण नाम के लिए एल्किल अथवा एरिल समूह को नाम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिख दिया जाता है।
इस वर्गीकरण की श्रृंखला में हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जब कभी भी ऑक्सीजन परमाणु से दोनों एल्किल मूलक एक ही समान, एक ही कार्बन के जुड़े होते हैं तो उसे हम सरल ईथर कहते हैं। जबकि यदि ऑक्सीजन परमाणु से दो भिन्न भिन्न एल्किल मूलक जुड़े हों तो उन्हें हम मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों एल्किल मूलक को R या कैपिटल R से दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर दोनों एल्किल मूलक को अलग अलग R और R डैश से दर्शाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि एल्किल समूह यहाँ पर भिन्न भिन्न हैं जिन्हें हम मिश्रित ईथर कहते हैं, जबकि एल्किल मूलक समान हो तो उन्हें हम सरल ईथर के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नामकरण की प्रक्रिया के लिए साधारण नाम सामान्यतः एल्किल समूहों को संख्या में गिनती करके और अंत में ईथर लगाकर लिख दिया जाता है, जबकि रसायन संगठन के अनुसार IUPAC के नामकरण की विधि में हम इन्हें एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। अर्थात जिस ऑक्सीजन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है उसे हम एल्कोक्सी समूह कहते हैं, जबकि अन्य समूह को हम यथावत पुकारते हैं, बुलाते हैं, लिखते हैं। किंतु नामकरण की इस प्रक्रिया में जब दोनों प्रकार के एल्किल समूह भिन्न भिन्न कार्बन संख्या वाले होते हैं तो हम इसे छोटे समूह अर्थात कम कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और उसके पश्चात हम एल्किल मूलकों का नामकरण करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मिथाइल इथाइल ईथर, अर्थात कार्बन परमाणु की श्रृंखला में CH3 का नाम पहले होगा और C2H5 का नाम बाद में होगा, अतः इसे हम मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं। किंतु IUPAC नामकरण की विधि के अनुसार छोटे समूह के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है जो मेथॉक्सी व्यक्त करता है और दो कार्बन परमाणु वाले एल्केन को एथेन कहते हैं। इस प्रकार इसका नामकरण मेथॉक्सी एथेन कहा जाएगा। साधारण नाम में हम ये देखें कि एक तरफ CH3 समूह है जबकि दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटिल समूह है, तो टर्शरी ब्यूटिल समूह के साथ ईथर के नामकरण के लिए मिथाइल टर्शरी ब्यूटिल ईथर कहा जाएगा। जबकि IUPAC नामकरण की प्रक्रिया में हम कार्बन परमाणु की श्रृंखला को देखते हैं तो हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन में लंबी श्रृंखला का चुनाव करते के उपरांत हम उसे अंकन करते हैं तो यहाँ पर लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की दिखाई दे रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं यह 1, 2 और 3, यदि हम ऊपर से गिनती करते हैं तो भी 3 कार्बन प्राप्त होते हैं, नीचे से गिनती करते हैं तो भी 3 कार्बन प्राप्त होते हैं और मध्य कार्बन से CH3O के साथ अर्थात मेथॉक्सी समूह जुड़ा होता है, जबकि मध्य कार्बन से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा होता है। इस प्रकार IUPAC नामकरण के लिए 2-मिथॉक्सी CH3O समूह के लिए जो दूसरे कार्बन से जुड़े हैं, जबकि 2-मिथाइल जो मिथाइल समूह से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नाम होगा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला को संकेत दे रहा है। यदि एरोमेटिक एल्कोहल के साथ एरोमेटिक ईथर की बात करें तो हम पाते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ओर फेनिल या बेंजीन समूह जुड़े होते हैं उसे हम डायफेनिल ईथर कहते हैं या फेनिल ईथर के नाम से भी जानते हैं। किंतु IUPAC नामकरण की प्रक्रिया में एक समूह को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है जबकि दूसरे समूह को यथावत लिख दिया जाता है। इस प्रकार इसे फिनॉक्सी बेंजीन कहा जाएगा। नामकरण के विस्तार को जानने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। जब कभी हम ईथर की संरचना देखते हैं तो हम यह पाते हैं
कि ईथर जल का डायएल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म लगभग चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन 2 एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षक अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण का मान चतुष्फलकीय कोण से कुछ अधिक हो जाता है। यह कोण इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहां आप इस अभिप्राय को समझें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े या युग्म के रूप में पाए जा रहे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते। इन्हें हम अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, जबकि काले रंग से दर्शाए गए आबंध में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु से और 1 इलेक्ट्रॉन एल्किल मूलक से साझा करते हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ईथर पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 आबंध युग्म देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं ईथर के बनाने की विधियों पर। ईथर के बनाने की विधियों पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि प्रोटिक अम्ल अर्थात जिसमें प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, प्रोटिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलीकृत होकर एथॉक्सी एथेन बनाता है। यह क्रिया 413 केल्विन ताप पर होती है, अर्थात इस अभिक्रिया में जल का अणु विलोपित हो जाता है और 2 एथिल एल्कोहल के अणु परस्पर संयोग करके एक डाई एथिल ईथर के अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की भूमिका निभाता है और अभिक्रिया में बनने वाले जल के अणु को अवशोषित कर लेता है। तो पहली विधि में हम देखते हैं कि प्रोटिक अम्ल अर्थात H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलीकृत होकर एथॉक्सी एथेन बनाता है। इस निर्जलीकरण की क्रिया विधि को देखें तो कक्षा 12वीं की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से इस अभिक्रिया को बारंबार लिखकर अभ्यास करें। इस अभिक्रिया में मुख्य बिंदु जिस पर हम बात करते हैं वह है कि ईथर का विरचन द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN2 क्रियाविधि के अंतर्गत होता है, जिसमें एल्कोहल अणु का एक प्रोटोनीकृत एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। फलस्वरूप जल का अणु विलोपित हो जाता है और ईथर बनता है। इस अभिक्रिया के पद नीचे देखने को मिल रहे हैं। अभिक्रिया के प्रथम पद में एथिल एल्कोहल का एक अणु अम्ल के हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, जिसे हम प्रोटोनित एल्कोहल अणु कहते हैं। प्रोटोनित एल्कोहल अणु जल के एक अणु को खोकर कार्बोकेटायन बना देता है। कार्बोकेटायन CH3CH2 यहां पर एथाइल कार्बोकेटायन के रूप में व्यक्त किया गया है, जो एल्कोहल के एक अन्य अणु के साथ संयोग करके प्रोटोनीकृत डाई एल्किल ईथर का अणु बनाता है। डाई एथिल ईथर का प्रोटोनीकृत अणु अगली और अंतिम अवस्था में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को खोकर डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। यह क्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। इस समीकरण का, इस रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन आप बारंबार करें, इसकी अभ्यास करें और पुस्तक में लिख कर देखें। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने विषय शिक्षक से बात कर सकते हैं और इसको विस्तार से जान सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बनाने की अगली विधि में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यह
सममित एवं असममित ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। असममित एवं सममित से यहाँ पर अभिप्राय दोनों एल्किल समूहों का समान या दोनों एल्किल समूहों का एक दूसरे से भिन्न होना है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होते हैं। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा आपकी पाठ्यपुस्तक से अभिक्रिया ली गई है जो दिखाई दे रही है। एथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br एल्किल हैलाइड के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इन दोनों अभिकर्मक को अभिकृत कराने पर सोडियम ब्रोमाइड पृथक हो जाता है और ईथर का निर्माण होता है। इस प्रकार टर्शियरी ब्यूटिल इथाइल ईथर का निर्माण हो रहा है और IUPAC नाम के आधार पर आप इसे जान सकते हैं यह अणु कौन सा है। आइए आगे बढ़ते हैं बनाने की विधि में। इस अभिक्रिया में हम जान पाएंगे कि टर्शियरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड को हम यह देखें कि ब्यूटिल एल्कोक्साइड को मिथाइल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रियत करने पर पुनः मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनता है। इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि ऑक्सीजन परमाणु नर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण वह मिथाइल समूह पर जुड़ता है और सोडियम पर धनावेश आने के कारण ब्रोमाइड के ऋणावेशित होने पर वह सोडियम ब्रोमाइड के रूप में पृथक हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रोमाइड और मिथाइल के बीच बंध के समांश विदलन न होकर विषमांश विदलन के फलस्वरूप मध्यवर्ती के रूप में मिथाइल धनायन बनता है और ब्रोमाइड ऋणायन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप विस्तार से जानें। कक्षा 12वीं में यह क्रिया सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए हम आगे ईथर के गुणों पर चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं भौतिक गुणों पे। भौतिक गुण वे होते हैं जो हमें सामान्यतः हमारे ज्ञानेंद्रियों से महसूस किए जाते हैं, दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानें कि भौतिक गुण किस कारण से ईथर में प्रकट होंगे। तो ईथर में कार्बन बंध ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय होता है, अतः ईथर का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण से अभिप्राय है कि ऑक्सीजन का परमाणु केंद्र में होने के कारण दोनों ओर के कार्बन परमाणु में समान रूप से ऋणावेश और ऑक्सीजन पर समान रूप से आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। अतः एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण समान मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे हम नेट द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिससे क्वथनांक में अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता। फलस्वरूप ईथर जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के प्रवृत्ति के कारण जल में आंशिक रूप से विलय हो जाता है। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं पर चलते हैं। तो ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। ईथर सामान्यतः क्रियात्मक समूह में सबसे कम क्रियाशील होता है। ईथर के रासायनिक गुण में नंबर 1, ईथर में कार्बन बंध ऑक्सीजन आबंध का विदलन देखने को मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दूसरे रूप में देखने को मिलती हैं। आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के कारण और मिथाइल समूह के कारण उत्पन्न रासायनिक गुण जो ईथर को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे HI या हाइड्रोआयोडिक अम्ल से क्रिया।
ईथर में कार्बन बंद ऑक्सीजन आबंध का विदलन। ईथर के कार्बन बंद ऑक्सीजन आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में होता है एवं एल्किल हैलाइड बनता है। 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन अर्थात डायप्रोपिल ईथर की जब विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप व दाब के साथ हाइड्रोआयोडिक अम्ल की अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक अणु अल्कोहल का जबकि एक अणु एल्किल आयोडाइड का बनता है। इस अभिक्रिया में एक अणु प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल का बन रहा है जबकि दूसरा अणु 1-आयोडो प्रोपेन या प्रोपाइल आयोडाइड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्रिया सामान्य परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलती, अतः उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया के अगले रूप में हम देखें कि जब कभी हम एरोमेटिक ईथर की चर्चा करते हैं तो एल्किल ऑक्सीजन आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण फिनोल एवं एल्किल हैलाइड बनते हैं, जैसा कि अभिक्रिया में देखने को मिलता है। मेथॉक्सी बेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर की जब हम हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो मिथाइल समूह आयोडीन के साथ निकलता है और आयोडोमेथेन बनाता है या मिथाइल आयोडाइड बनाता है और फिनॉल का अणु पृथक होता है। इसी प्रकार जब कभी हम अन्य ईथर की बात करते हैं जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की व्याख्या की जाती है तो हम यह पाते हैं कि एल्कोक्सी समूह अल्कोहल में जबकि शेष समूह आयोडाइड में रूपांतरित हो जाता है। तो बेंजाइल इथाइल ईथर को यदि हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिकृत करते हैं तो एक अल्कोहल का अणु बनता है जबकि एक अन्य अणु बेंजिल आयोडाइड होता है। आइए अन्य अभिक्रियाएं आगे देखते हैं। अगली अभिक्रियाओं में हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। चूंकि ईथर का एल्कोक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अभिक्रिया में हमें नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण एवं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के उदाहरण से इसे समझ सकने का प्रयास करेंगे। तो पहली है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जिसमें दो भाग होते हैं, एल्किलीकरण या एसिटिलीकरण। आज हम यहाँ पर एसिटिलीकरण की चर्चा करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसोल फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। यहाँ मिथाइल फिनाइल ईथर को एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है जो निर्जल AlCl3 अर्थात निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पेरा प्रतिस्थापी बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एनिसोल या मिथाइल फिनाइल ईथर एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में योगात्मक यौगिक बनाता है जो दो प्रकार के प्रतिस्थापी निर्मित करता है, जिसमें एक अधिक मात्रा में और दूसरा यौगिक या समावयवी कम मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर एक एसिटिल समूह जुड़ा होता है जो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन कहलाता है, जिसकी मात्रा कम या न्यून होती है, जबकि दूसरा अणु 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाता है जो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यह दोनों समावयवी एक ही अणु के दो अलग अलग रूपों में व्यक्त किए जाते हैं। समावयवी वे होते हैं
जिनके अणुभार और अणुसूत्र तो समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं। यहां एक और अन्य उदाहरण से हम इस अभिक्रिया को समझते हैं कि ईथर की कुछ विशेष अभिक्रियाएं भी होती हैं, जिसमें अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। ईथर पर अंधकार में क्लोरीन की क्रिया कराने पर मोनो व्युत्पन्न बनते हैं, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में परक्लोरो डायएथिल ईथर का निर्माण होता है। यहां अभिप्राय यह है कि जब यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधकार में करवाई जाती है तो ईथर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देता है और मोनोक्लोरो डायएथिल ईथर बनाता है। जबकि यही अभिक्रिया यदि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरीन की अधिक मात्रा प्रयुक्त की जाती है तो डायएथिल ईथर के समस्त हाइड्रोजन परमाणु क्लोराइड परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और परक्लोरो डायएथिल ईथर बनाते हैं, जिसमें समस्त हाइड्रोजन परमाणु समस्त क्लोराइड परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होते हुए दर्शाए गए हैं। C2Cl5 बंध O बंध C2Cl5 जिसे परक्लोरो डायएथिल ईथर कहा जाता है और समस्त हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ 10 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बनाते हैं। इस प्रकार हैलोजनीकरण की इस विशेष क्रिया को भी आपको देखना चाहिए। आइए हम आगे बात करें ईथर के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं। तो ईथर साधारणतः कार्बनिक विलायकों के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः हम देखते हैं औद्योगिक स्तर पर विभिन्न कारखानों में जब विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का विलयशील किया जाता है तो वहां पर ध्रुवीय विलायक जैसे ईथर का उपयोग होता है। ध्रुवीय विलायक से अभिप्राय उन्हीं बातों से है, ऑक्सीजन का अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रक्रिया से। ईथर का उपयोग अनेक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे अभी हमने देखा परक्लोरो डायएथिल ईथर का निर्माण ईथर से किया जा सकता है। इस प्रकार अल्कोहल के निर्माण में तथा अन्य यौगिकों के निर्माण में भी ईथर का उपयोग प्रयोगशालाओं में और औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। ईथर का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेंट, वार्निश तथा पॉलिश करने के रसायनों के उत्पादन में भी किया जाता है और अन्य उपयोग आप अन्य सामग्री से भी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए हम देखें कि इसमें सामान्यतः किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वे प्रश्न हैं, ईथर के सामान्य गुण लिखिए, अल्कोहल एवं ईथर की सामान्य गुणों के आधार पर तुलना कीजिए और महत्वपूर्ण है विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए तथा अन्य अभिक्रिया के रूप में एरोमेटिक ईथर की फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। इस प्रकार हमने आज जाना कि ईथर के सामान्य गुणों पर किस प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है। इसके अभ्यास की आवश्यकता है। चूंकि समय सीमित होता है अतः आप अपनी पाठ्यपुस्तक को विस्तार से समझ सकते हैं और समय पर आप अपने शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।